हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जियो इकोलॉजिस्ट जीएस। मैं हूं डॉक्टर कृष्णानंद और आप देख रहे हैं हमारा एनसीईआरटी सीरीज, जिसमें आज से हम इस वीडियो से शुरू कर रहे हैं क्लास ट्वेल्थ का प्रैक्टिकल वर्क्स इन ज्योग्राफी, दैट इज पार्ट 2। और इसमें आज हम पहला चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है इस बुक में, उसका टाइटल है डेटा, इट्स सोर्स एंड कंपाइलेशन। तो हम लोग जानेंगे कि डेटा क्या है, कितने मेथड से कंपाइल किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है, और कहाँ कहाँ से आपको डेटा मिलता है, और कितने वेरियस टाइप्स ऑफ सोर्सेज हैं हमारे पास, और मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन क्या है। तो ये सारी बातें इस चैप्टर में दी गई हैं। ऑफ कोर्स ये प्रैक्टिकल वर्क्स ऑफ ज्योग्राफी है, तो इसमें जो न्यूमेरिकल्स होंगे या डेटा जो एक्चुअल में आपको दिया जाएगा वो क्लासरूम में दिया जाएगा, बट हम यहाँ पे उसकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छे से कर लेते हैं, ताकि आपको ये बेटरमेंट के लिए, आपके जब आप यूज करेंगे इसको प्रैक्टिकल वर्क्स में, तो वहां आसान हो और आपकी एग्जामिनेशन की तैयारी अच्छे से हो सके। तो आइए सीखते हैं डेटा सोर्स एंड कंपाइलेशन। बट आगे बढ़ने से पहले ध्यान दिला दूं कि अगर आप नए यूजर हैं चैनल पे, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पुराने वीडियोस देखने के लिए आप प्लेलिस्ट सेक्शन जा सकते हैं, और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो आइए अब सीखते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये फर्स्ट चैप्टर है डेटा सोर्स एंड कंपाइलेशन। नाउ जब भी पहले डेटा की बात होती है, तो एक ह्यूमन टेंडेंसी हमारा क्या हो गया है कि हम समझ में आता है हमें सिंपली नंबर्स। ऐसा जरूरी नहीं है। पहली चीज ये समझिए कि डेटा का मतलब सिर्फ नंबर्स हो, परसेंटेज हो या वैल्यू हो, राइट? वो सिर्फ एक टाइप का डेटा है। डेटा कुछ भी हो सकता है। वो क्वांटिटी में भी हो सकता है और क्वालिटी में भी हो सकता है, राइट? अगर मैं बोलूं कि चीनी मीठा है, राइट, तो मिठास जो है उसकी क्वालिटी है। अब मिठास को अगर आप स्केल करें, तो 0 to 10 पे मेजर करें, तो कि कितना मीठा है, राइट, तो उसको हम स्केल पे रख सकते हैं। अदरवाइज आप स्केल नहीं बोल सकते, तो बोलेंगे बहुत मीठा है, कम मीठा है, ज्यादा मीठा है। तो इसमें आप एक रेंज बता सकते हैं, राइट? तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि सिर्फ नंबर्स में ही डेटा नहीं होता। यहां से मैंने इसलिए शुरुआत की कि बहुत लोग समझते हैं कि डेटा का सिंपल मतलब है कोई भी नंबर या न्यूमेरिकल वैल्यू, राइट? जरूरी नहीं है हर चीज न्यूमेरिकल वैल्यू में एक्सप्रेस की जाए, लेकिन फिर भी वो डेटा हो सकता है, राइट? उसको क्वालिटेटिव डेटा कहते हैं। अब यहां आइए, देखिए इसमें लिखा गया है पहले पैराग्राफ में कि आपने अक्सर यूज किया होगा, देखा होगा डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डेटा। फॉर एग्जाम्पल, जब आप टीवी देखते हैं तो उसमें टेम्परेचर का, रेनफॉल का डेटा दिखाया जाता है कि आज कहाँ बारिश होने वाली है, राइट? आप ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन का डेटा देखते हैं, प्रोडक्शन का, डिस्ट्रीब्यूशन का, क्रॉप्स का डेटा देखते हैं, मिनरल्स का देखते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स देखते हैं। तो इतने सारे वैरायटी ऑफ डेटा आप देखते हैं। खास करके जो बच्चे ज्योग्राफी पढ़ते हैं वो तो बहुत सारे डेटा को इस तरीके से देखते हैं, और हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा भी है कंट्री के सारे रिसोर्सेज के बारे में। तो ये डेटा आता कहाँ से है? पहला चीज कि ये ऑब्टेन कहाँ से होगा, और जब ऑब्टेन होगा तो इससे मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन कैसे निकाली जाए। तो आपको टैब्यूलेट करना होगा, इसको प्रोसेस करना होगा, तभी आप इससे इंफॉर्मेशन निकाल पाएंगे। तो यहां बात उठती है कि फिर डेटा और इंफॉर्मेशन में फर्क क्या है। इंफॉर्मेशन है मीनिंगफुल डेरिवेशंस फ्रॉम द डेटा। जब तक डेटा है, तब तक जरूरी नहीं है उसमें से कोई इंफॉर्मेशन आपको डायरेक्टली मिल रहा हो, राइट? इंफॉर्मेशन आपको प्रोसेस करके मिलेगा उसको, जिसमें आप मीनिंग्स को ढूंढेंगे, राइट? तो ध्यान दीजिए कि जब भी आप बोलते हैं डेटा क्या है, तो डेटा जो है वो एक मेजरमेंट का टूल है किसी चीज का, लेकिन वो अपने आप में पर्याप्त नहीं है। उसमें आपको लॉजिकल रीजनिंग लगाना पड़ेगा, मेथड्स लगाना पड़ेगा, तब जाके उससे आपको क्या मिलेगा? मीनिंगफुल आंसर्स मिलेंगे, राइट? जिसको आप मीनिंगफुल स्टिमुलस कह सकते हैं। और हो सकता है मीनिंगफुल आंसर्स भी ना मिले, मीनिंगफुल बहुत सारे और नए क्वेश्चंस मिल जाएं, तो ये भी कोई गलत नहीं है, राइट? तो आप फर्दर क्वेरीज भी कर सकते हैं डेटा के प्रोसेसिंग से, राइट? जरूरी नहीं आपको फाइनल आंसर एक ही बार में मिल जाए, राइट? तो आप देखिए यहां क्या कहा गया है कि न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा। और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि एनसीईआरटी में जो ये लाइन दिया गया है, इसमें एक बायस इन्वॉल्व है। सिर्फ नंबर्स न्यूमेरिकली अगर आप किसी चीज को बता रहे हैं तो वो डेटा है, ऐसा कहा गया है। लेकिन यहीं पे करेक्शन की जरूरत है कि ये सिर्फ क्वांटिटी है, क्वांटिटेटिव डेटा है, राइट? ये चीज ध्यान रखिए कि क्वालिटेटिव डेटा, राइट, अगर आप देखेंगे तो वो जरूरी नहीं है कि नंबर्स में हो, राइट? वो मोर लेस के फॉर्म में हो सकता है, कम ज्यादा के फॉर्म में हो सकता है। फिर कैसे करेंगे, राइट? तो ये चीजें समझनी जरूरी है कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव बोथ फॉर्म्स ऑफ डेटा है, राइट? अब यहां सिर्फ ये क्वांटिटी की बात की गई है, जिससे आपकी एनालिसिस होती है, स्टैटिस्टिकल टूल्स यूज करते हैं, राइट? अब आता है बात यहां पे कि नीड क्यों है। अब इतनी बातों के बाद आपको ये तो समझ आ गया कि डेटा क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है, तो नीड भी आप हम समझ लीजिए अच्छे से कि नीड क्यों है डेटा का।
किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना हो आपको तो सबसे पहले क्या पूछा जाता है कि आपको ये कैसे पता। राइट, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि आपके घर में कितना वेस्ट जनरेट होता है हर दिन, तो आप बोलेंगे 3 किलो या 5 किलो या 2 किलो। फिर मैं पूछूंगा क्या ये सारा वेस्ट एक ही कैटेगरी का है या दो कैटेगरीज में है, ड्राई है या वेट है। राइट, अब ये आ गया सवाल। तो जैसे आप क्वेश्चन पूछेंगे, राइट, तो उसके आंसर्स के लिए आपको डेटा मिलेगा। राइट, तो ये सवाल से शुरू होता है सारा चीज, यानी बेसिस क्या है इन सारी चीजों का? क्वेश्चन है कि क्या सवाल है, क्या प्रॉब्लम है। राइट, वहां से नीड फॉर डेटा एस्टैब्लिश होता है। तो ज्योग्राफी में देखिए कि हमारे पास मैप सबसे इंपॉर्टेंट टूल है, और हमारे को डेटा क्या करना है, डेटा को एनालाइज करके अल्टीमेटली मैप पे दिखाना होता है। राइट, मोस्टली यही करते हैं, हम मैप पे दिखाते हैं या ग्राफ या चार्ट में दिखा देते हैं। तो मैप पे अगर दिखाना है तो आपको प्रोसेस करना पड़ेगा। और सिर्फ ये नहीं कि डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स बना दिया कि कहां कहां पे कौन सी चीज मिलती है, कई बार इंटर रिलेशनशिप्स भी दिखानी होती है कि एक चीज दूसरे से कैसे जुड़ी है। जैसे मैं बोलूं कि रिवर मैप अगर आपको इंडिया का पता हो, तो आप फ्लड प्रोन रीजन्स इन इंडिया बता सकते हैं। ये चीज की बात है, ये लिंकेजेस। राइट, अब ये आपके लिए डेटा होगा। राइट, तो आप डेटा एक्सप्लेन कर सकते हैं क्वांटिटेटिव टर्म्स में। यहां एम्फेसाइज किया गया है कि ये बेस्ट तरीका होता है। क्वालिटेटिव टर्म्स थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, सब्जेक्टिव हो सकता है, एक चीज के बहुत मतलब हो सकते हैं। लेकिन क्वांटिटी में जब आप किसी चीज को कहते हैं तो उसको साइंटिफिक माना जाता है। तो कुछ शब्द बता देता हूं कि इस क्वांटिटेटिव डेटा को इतना प्रोमिनेंस क्यों मिलता है, इतना इंपॉर्टेंस क्यों मिलता है, क्योंकि वो साइंस का पार्ट है। तो आप जब भी कोई चीज को साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग से बात करते हैं तो क्वांटिटी की बात करते हैं, नंबर्स की बात करते हैं, परसेंटेज की बात करते हैं। राइट, तो इसीलिए बोलते हैं कि ये साइंटिफिक है। रैशनैलिटी आता है इससे, ऑब्जेक्टिविटी आता है इससे। राइट, ये चीजें क्या है, क्वांटिटेटिव में आता है। लेकिन वही क्वालिटेटिव होगा तो हो सकता है वो सोशल साइंस हो जाए, नॉट साइंस प्योरली। राइट, हो सकता है वो रैशनैलिटी से ज्यादा, हो सकता है इरेशनल बातें भी आ जाए उसके अंदर, ऑब्जेक्टिविटी के जगह सब्जेक्टिविटी आ जाए। अब ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप ये बात ध्यान से रखिए कि ये बायस आपके दिमाग में हमेशा के लिए ना रह जाए कि डेटा सिर्फ नंबर्स में होता है। राइट, तो इस पे आप स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करेंगे, बहुत सारे वेरिएबल्स हैं दुनिया भर में। तो आप जैसे भी एग्रीकल्चर की पढ़ाई करते हैं फॉर एग्जांपल, तो क्रॉप एरिया, क्रॉप यील्ड, प्रोडक्शन, ये सारा डेटा, इरिगेटेड एरिया, नेट इरिगेटेड एरिया, नेट सोन एरिया, अमाउंट ऑफ रेनफॉल, ये सब देखेंगे। कितना फर्टिलाइजर यूज हुआ तो कितना क्रॉप प्रोडक्शन हुआ, तो कोरिलेशन निकालेंगे। राइट, ये सब चीजें करते हैं। ऐसे ही आप देखिए लोगों में जब बात करें, पॉपुलेशन में, तो उसकी डेंसिटी, माइग्रेंट्स, ऑक्यूपेशन, सैलरीज, इंडस्ट्री। आप जैसे सुनते होंगे पर कैपिटा इनकम, राइट, पर पर्सन कितना इनकम है। राइट, ये सारी चीजें जब निकालते हैं तो ये सब ज्योग्राफिकल एनालिसिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। राइट, अब आता है कि जो डेटा है उसको क्या टेबल में दिखा देने से काम चल जाएगा और लोग समझ जाएंगे उसमें से मीनिंग्स? नहीं, इसके लिए कहते हैं कि प्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा इज एज इंपॉर्टेंट। राइट, अगर आप अच्छा प्रेजेंट नहीं करेंगे डेटा को तो उससे मीनिंगफुल कंक्लूजन्स और डेरिवेशंस लाना असंभव है। राइट, तो आप देखिए कि यहां पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैलेसी की बात की गई है, स्टैटिस्टिकल फैलेसी। कि एक इंसान है, राइट, उसको एक पता चला कि डेप्थ ऑफ रिवर 4 पॉइंट पे, एक नदी क्रॉस करना था उसको। राइट, अब इस पे 4 पॉइंट पे उसका डेप्थ ऑफ रिवर का डेटा मिला 0.6, 0.8, 0.9, 1.5 मीटर। तो उसने सोचा कि एवरेज जो है इस नदी का वो तो 0.95 मीटर्स निकल रहा है, और मेरा जो बच्चा है उसका हाइट तो 1 मीटर है, तो वो तो आराम से क्रॉस कर जाएगा। अब आप गौर करिए कि जहां पे 1.5 मीटर डेप्थ है वहां क्या होगा। राइट, तो ये चीज यहां पे दिया गया है कि इसको स्टैटिस्टिकल फैलेसी कहते हैं, कि अगर आप डेटा को ठीक से प्रेजेंट नहीं करेंगे तो ये बायसेस रह जाएंगी, ये चीजें रह जाएंगी। और कई बार आप सुनते हैं कि डेटा को कितना मैनिपुलेट करके लोग प्रेजेंट कर देते हैं और असलियत छुपा लेते हैं, आपने सुना होगा ऐसा, खास करके हमारे पॉलिटिशियंस। राइट, तो ये चीजें आप देखिए कि ये स्टैटिस्टिकल फैलेसी को समझेगा भी वही जिसको ये प्रेजेंटेशन समझ में आता है, एनालिसिस समझ में आता है। इसके लिए चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़िए और प्रैक्टिकल वर्क्स पे जरूर ध्यान दीजिए जहां भी आप कर रहे हो। राइट, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फिनोमेना को अगर पढ़ना हो, जैसे पॉपुलेशन, फॉरेस्ट, नेटवर्क, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, जो चीज स्पेस में वैरी कर रहा है, इन सब के लिए हम डेटा यूज करते हैं और एनालिटिकल टूल्स एंड टेक्निक्स जो है उसका इस्तेमाल करते हैं। अब आज के डेट में तो बहुत वैरायटी हो गई है, कंप्यूटराइज्ड है सारा का चीज, तो आप देखेंगे मल्टीपल टूल्स आ गए हैं। राइट, तो इंपॉर्टेंट ये है कि क्वांटिटेटिव टेक्निक्स का इस्तेमाल, राइट, फ्रॉम कौन से स्टेज, कलेक्शन, उसके बाद कंपाइलेशन, फिर उसका टैब्यूलेशन,
फिर ऑर्गेनाइजेशन, उसका ऑर्डरिंग, और फिर उसका एनालिसिस। ये जितने भी वर्ड्स यहां दिए गए हैं ना, ये सारे स्टेप्स हैं। ये सारे स्टेप्स के थ्रू ही आप फाइनली किसी अच्छे मीनिंगफुल कंक्लूजन को ड्रॉ करेंगे। इसलिए डेटा प्रेजेंटेशन मैटर करता है। अब बात उठती है सोर्सेस की, कि इतनी बातें तो हमने कर ली, अब डेटा मिलेगा कहां से? कहां से जाएंगे डेटा लाने? अगर मैं बोलूं कि आप एयर पोल्यूशन का डेटा लेके आइए, तो कहां से लाएंगे? ये आपको अगर पता होगा तो लाएंगे। तो इसके लिए सोर्सेज का जानना बहुत जरूरी है। तो सोर्सेज में सबसे पहला क्या है? प्राइमरी सोर्स, और दूसरा है सेकेंडरी सोर्स। राइट? तो प्राइमरी सोर्स जब भी आए, फर्स्ट इंफॉर्मेशन की बात जब होती है, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन की, वो होती है खुद की आंखों देखी। यानी अगर मैंने खुद से कोई डेटा लिया है, बनाया है, समझा है, राइट, और उसको रिकॉर्ड किया है, वो है प्राइमरी डेटा। उसके अलावा प्राइमरी डेटा का दूसरा कोई डेफिनेशन नहीं होता। यानी फर्स्ट टाइम जो इंसान इंडिविजुअल कलेक्ट करता है डेटा, वो होता है प्राइमरी डेटा। राइट? अब जो मैंने डेटा कलेक्ट किया, अगर वो आप यूज करेंगे तो वो आपके लिए प्राइमरी नहीं हुआ। भले आपने ही लिया फर्स्ट टाइम मेरे से, लेकिन उसको प्राइमरी नहीं बोलेंगे, वो आपके लिए सेकेंडरी हो गया। राइट? तो प्राइमरी का मतलब सेल्फ। राइट? तो यहां शुरुआत जहां से फर्स्ट टाइमर से होती है। राइट? और यहां पे प्राइमरी सोर्सेज ऑफ डेटा जो है, वो इंडिविजुअल्स अपने लिए कलेक्ट करता है, ऑर्गेनाइजेशन अपने लिए कलेक्ट करता है। राइट? वो अगर किसी और को देगा रिपोर्ट के फॉर्म में, तो वो बाद में देगा, पहले अपना काम करेगा। राइट? और सेकेंडरी सोर्सेज क्या हो गया? जस्ट इसका ऑपोजिट, जो पब्लिश्ड है या अनपब्लिश्ड डेटा है। राइट? जिसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि लोगों ने कलेक्ट किया, एनालाइज किया, और अब आपके लिए वो इस्तेमाल हो रहा है। राइट? तो अगर मैं आपको रोड का डेटा मांगू, हाईवे का, तो आप हाईवे अथॉरिटी से डेटा लेके मुझे देंगे। वो डेटा आपने तो नहीं कलेक्ट किया, तो वो सेकेंडरी डेटा हो गया। अब उसका इस्तेमाल आप अपने रिसर्च में कर सकते हैं। राइट? तो ये चीजें हैं प्राइमरी और सेकेंडरी। तो सोर्सेज पे आ जाते हैं कि सोर्सेज ऑफ प्राइमरी डेटा क्या है। तो सबसे पहला तो आपका पर्सनल ऑब्जर्वेशन ही है। इसको थोड़ा डिटेल में समझने के लिए ये फ्लो डायग्राम को समझ लीजिए कि मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन एक्चुअली क्या है। तो इसमें प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा तो है ही। राइट? प्राइमरी में सबसे पहला है पर्सनल ऑब्जर्वेशन, जो कि आपने देखा ऊपर लिखा हुआ है। फिर है इंटरव्यू, आप खुद ही ले सकते हैं किसी का। क्वेश्चनेयर या शेड्यूल बना के पूछ सकते हैं। और कुछ अलग मेथड्स भी हैं जिसको हम जिक्र करेंगे। सेकेंडरी डेटा क्या है? जो किसी ने कलेक्ट किया है वो अब आप ले रहे हैं। यानी पब्लिश्ड सोर्स है और अनपब्लिश्ड सोर्स है। तो पब्लिश्ड सोर्स यानी किसी की पब्लिकेशन होगी, तो गवर्नमेंट की, नॉन गवर्नमेंट एनजीओज की, क्वासी गवर्नमेंट जिसको कह रहे हैं, इंटरनेशनल पब्लिकेशंस है, कुछ प्राइवेट पब्लिकेशन है, न्यूज़पेपर है। ये है पब्लिश्ड। लेकिन इसी में अनपब्लिश्ड भी होता है। राइट? तो है वो भी गवर्नमेंट के पास, वो भी एनजीओज के पास, कुछ प्राइवेट डॉक्यूमेंट है, किसी कंपनी का है। राइट? और कुछ अलग डॉक्यूमेंट्स भी हैं। तो ये सारी हो गई अनपब्लिश्ड सोर्सेस। राइट? लेकिन जब भी आप कोई चीज रिपोर्ट फाइल करते हैं, बनाते हैं, कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो आपको मेंशन करना पड़ता है कि डेटा आपने कहां से लिया, अदरवाइज वो इनवैलिड माना जाएगा। राइट? तो ये सारी चीजें हैं। अब इसको देखिए, पर्सनल ऑब्जर्वेशन में इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो आप जाएंगे किसी जगह पे, वहां पे खुद ऑब्जर्व करेंगे कि क्या सिचुएशन है। तो इसमें फील्ड सर्वे कराया जाता है। राइट? तो ये फील्ड सर्वे जब आप करने जाते हैं, तो खुद ही जैसे डेटा लेंगे नेचर का, तो ड्रेनेज देखेंगे, सॉइल देखेंगे, नेचुरल वेजिटेशन, पॉपुलेशन स्ट्रक्चर, सेक्स रेशियो, लिटरेसी, ये जितना भी चीज आप देख रहे हैं, ये सारा का सारा डेटा आप खुद से कलेक्ट करेंगे। तो ये प्राइमरी होगा, पर्सनल ऑब्जर्वेशन बेसिस पे होगा। राइट? अब पर्सनल ऑब्जर्वेशन में क्या है? लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। राइट? और लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, तो इसमें एक चीज जो यहाँ की है, वो है थियोरेटिकल नॉलेज। अब आपको मैंने किसी जगह भेज दिया और बोला कि एक्स वाई जी का डेटा लेके आओ, लेकिन उसके लिए आपको नॉलेज तो होना चाहिए। तो पहले से थियोरेटिकल नॉलेज होना बहुत जरूरी है, साइंटिफिक एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है, और लास्ट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, अनबायस्ड इवैल्यूएशन होना जरूरी है। राइट? अगर आप बायस्ड हैं किसी जगह के लिए, पहले से वहां जाएंगे, तो आप वही डेटा लेके आएंगे जो आपने सोचा था पहले से। तो ये बायसनेस भी होता है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए पर्सनल ऑब्जर्वेशन वाला डेटा को बहुत ऑथेंटिक कई बार नहीं मानते, बिकॉज ऑफ द बायसेस। राइट? इसीलिए उसको फिर मैच करना पड़ता है सेकेंडरी डेटा से भी। ये एक डेटा काफी नहीं होता सच को बताने के लिए, पूरा सच के लिए बहुत सारे सोर्सेज लगते हैं। राइट? ये चीजें समझ लीजिए अभी आप। अब है इंटरव्यू। तो जब आप इंटरव्यू करते हैं, तो इसमें आप सवाल पूछेंगे, तो एक रिस्पोंडेंट होगा आपका, तो ये वर्ड यूज किया जाता है, रिस्पोंडेंट। राइट? आप ऑब्जर्वर हैं, आप इंटरव्यूअर हैं, और वो रिस्पोंडेंट है। तो आप एक लिस्ट ऑफ आइटम्स बनाएंगे, चीजें करेंगे, गैदर करेंगे। राइट? तो यहाँ पे पूरा एक दे दिया गया है आपको लिस्ट, कि आप एक प्रिसाइज लिस्ट ऑफ आइटम्स अबाउट इंफॉर्मेशन टू बी गैदर्ड, पर्सन्स इन्वॉल्व, रिस्पोंडेंट शुड बी टेकन इनटू कॉन्फिडेंस, कंजीनियल एटमोस्फियर होना चाहिए। ये सब बातें हैं, ये इसको हम एथिक्स कहते हैं। राइट? कि एथिकली आप पहले समझ लीजिए। जैसे किसी के पास इंटरव्यू करने गए और उससे बिना पूछे इंटरव्यू रिकॉर्ड कर लिया। राइट?
या उससे बिना पूछे उसकी फोटो खींच ली, या बहुत फ्लैशी कपड़े पहन के गए और गांव में गए, गांव में लोग बड़े सिंपल सादगी में रहते हैं और आप चश्मे वश्मे लगा के जा रहे हैं उनसे सवाल पूछने, तो क्या वो आपको सही जवाब देंगे? क्या आपसे क्लोजनेस बनाएंगे? तो सबसे पहले अपने साथ जो लोग हैं उनके साथ आपको थोड़ा बैठ के तालमेल रखना पड़ेगा, राइट? एक बैलेंस बनाना पड़ेगा ताकि वो आपसे आराम से बात कर सके। तो ये चीजें हैं, लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, राइट? और सेल्फ रिस्पेक्ट किसी का भी होता है, उसको हर्ट नहीं करना चाहिए सेंटिमेंट को। तो इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग है दोनों, राइट? तो आप देखिए, और जब भी आप इंटरव्यू खत्म करते हैं तो उनको थैंक यू करिए, ग्रेटफुलनेस दिखाइए अपनी उनके वैल्यूएबल टाइम के लिए। ये सब एटिकेट्स है, एथिक्स में आता है ये सब, राइट? खैर डिटेल में जब आप फील्ड वर्क करेंगे तो आप ट्रेनिंग लेके करेंगे। अब यहाँ आता है क्वेश्चनेयर या शेड्यूल। मैंने बहुत लोगों को देखा है, नॉर्मली जब भी आप एक पेपर पे क्वेश्चन लिखा हुआ हो और आप फील्ड में ले जाके सवाल पूछ रहे हो और लोग जवाब दे रहे हो और आप उसमें लिख रहे हो, सबको आप क्वेश्चनेयर बोल देते हैं, राइट? शेड्यूल्स तो कोई बोलता ही नहीं है, लेकिन ध्यान रखिए दोनों में बहुत अंतर है। शेड्यूल जो है वो नॉर्मली हम और आप क्या करते हैं, एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस और उसके ऑप्शंस बना के जाते हैं या स्पेस देते हैं, और उसको हम पूछते हैं और हम ही एंट्री करते हैं, राइट? उसमें ऑब्जर्वर जो है हमारा, राइट, वही काम कर रहा है सारा का सारा। जो जिसका आप ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं उसका इन्वॉल्वमेंट उसमें सिर्फ आंसर देने तक ही है। तो इसको बोलते हैं शेड्यूल एक्चुअली। क्वेश्चनेयर क्या है? इन्फॉर्म्ड ऑडियंस के लिए है, याद रहे। क्वेश्चनेयर मतलब आपने एक सवाल का पूरा लिस्ट बनाया, ऑप्शंस दे दिए और वो सीधा उस इंसान को दे दिया, बाय हैंड दे दिया या बाय ईमेल भी आप भेज सकते हैं, क्योंकि वो पढ़ा लिखा इंसान है, वो ऑलरेडी समझदार है, राइट? तो उसके लिए क्वेश्चनेयर यूज करेंगे। यहां साफ साफ लिया गया है, दिखा गया है कि क्वेश्चनेयर दैट कंटेन्स क्वेश्चंस पर्टेनिंग टू मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज शेड्यूल्ड। अब डिफरेंस क्या है कि क्वेश्चनेयर एंड शेड्यूल में, कि शेड्यूल जो है वो रिस्पोंडेंट हिमसेल्फ हरसेल्फ फिल्स अप द क्वेश्चनेयर्स, राइट? तो रिस्पोंडेंट जब खुद फिल कर रहा है तो उसको क्वेश्चनेयर बोलेंगे। अगर आप प्रॉपरली ट्रेन्ड न्यूमरेटर हैं खुद और आप फिल कर रहे हैं तो उसको शेड्यूल कहेंगे। ये दोनों में अंतर याद रखिएगा। अब आता है कुछ दूसरे मेथड, जैसे आप एक किट लेके जाएंगे, वाटर क्वालिटी किट, सॉइल किट, इसको टेस्ट करेंगे, इससे भी आप डेटा कलेक्ट करते हैं फील्ड में, साइंटिस्ट लेके जाते हैं। अब सेकेंडरी डेटा सोर्स में आ जाइए, तो पब्लिश सोर्सेज में देखिए गवर्नमेंट के कुछ सोर्सेज हैं, जैसे यहाँ कुछ दिया हुआ है, पिक्चर्स भी, नेशनल एटलस है, राइट? आप देखिए कोलकाता में नैटमो है, राइट? नेशनल एटलस थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन, आपके टीचर्स ऑब्वियसली क्लास में आपको बताएंगे। तो रजिस्ट्रार जनरल का हमें जो सर्वे ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया का डेटा आता है, सर्वे ऑफ इंडिया का डेटा आता है, नेशनल सैंपल सर्वे है, राइट? मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, स्टैटिस्टिकल एब्स्ट्रैक्ट है, इन सारे गवर्नमेंट एजेंसी से, इनफैक्ट मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, राइट, इनका भी एनुअल रिपोर्ट आता है, उससे भी आपको डेटा मिलता है, राइट? तो ये सारी चीजें हैं, ये जो पब्लिश डेटा है। अब सेमी क्वासी गवर्नमेंट में अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, जिला परिषद है, राइट, ये सारे हैं। तो ये हो गया सेमी गवर्नमेंट, क्वासी गवर्नमेंट, राइट? एनजीओज भी आ सकते हैं इसमें। अब इंटरनेशनल पब्लिकेशन में इंटरनेशनल एजेंसीज को देखिए, तो यूएन की एजेंसीज है, जैसे यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का डेटा आपको यहां से मिलेगा। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये वर्ल्ड वाइड जो है नेचर के लिए जितना भी और इंसानों का जितना डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट से लेके सारी चीज, वो डेटा आपको यहां से मिलता है, एचडीआर रिपोर्ट से। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूएचओ, सारा का सारा हेल्थ रिलेटेड डेटा। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड सारा का सारा प्रोडक्शन कंजम्पशन पैटर्न्स दुनिया भर के एफएओ से मिलेगा। और यूएन जो है वो डेमोग्राफिक ईयरबुक पब्लिश करता है, स्टैटिस्टिकल ईयरबुक एंड ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये सारा यूनाइटेड नेशंस के एजेंसीज पब्लिश करती हैं। ये सारे का सारा हुआ इंटरनेशनल पब्लिकेशन। वर्ल्ड बैंक भी इसमें नहीं दिया गया है, बट वर्ल्ड बैंक को भी आप ऐड कर लीजिए इसमें, राइट? वर्ल्ड बैंक का भी डेटा है इंटरनेशनल। अब इसमें प्राइवेट पब्लिकेशन पे आ जाइए। अब कुछ एजेंसीज हैं बहुत सारे, इनफैक्ट, जो अब प्राइवेटली सर्वेज करते हैं। आपने इलेक्शंस के समय पे सुना होगा कि इस एजेंसी ने इतने पार्टी को इतनी सीटें दी, तो ये जो सर्वेज करवाते हैं, तो ऐसे बहुत सारे एजेंसीज हैं जिनके सर्वेज हैं, ईयर बुक्स हैं, रिसर्च रिपोर्ट्स हैं, मोनोग्राफ्स हैं। ये सब हो गए आपके प्राइवेट पब्लिकेशन। फिर न्यूज़पेपर और मैगजीन तो है ही, वीकली, फोर्टली, फोर्टनाइटली एंड मंथली है, राइट? ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इसमें आप इंटरनेट है, और अभी के टाइम पे तो सोशल मीडिया भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, जहां से, लेकिन सोशल मीडिया बहुत लोग कहते हैं कि रिलायबल नहीं है डेटा के मामले में, तो इसको यहाँ कोट करना जरूरी नहीं है। बट अब बहुत सारे सोशल मीडिया में डेटा इंक्लूडिंग रिसर्च इंक्लूडिंग चीजें आ रही हैं, राइट? ऐसे ही आप बात करते हैं अनपब्लिश्ड सोर्सेज की, तो इसमें गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है, जैसे आप गांव जाएंगे तो वहां पटवारी के पास गांव का डेटा होता है,
राइट, इसको लाल किताब कहते हैं, जमीन का खाता खसरा नंबर होता है उसमें। तो वो हो गया। कौसी गवर्नमेंट में ऐसे ही डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सिविल सर्वेंट के डिपार्टमेंट में कुछ और रिकॉर्ड्स हैं, राइट, लैंड रिकॉर्ड्स की जो आप देखेंगे, रिकॉर्ड्स ऑफ कंपनीज, ट्रेड यूनियंस, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन जो शहरों में है, आरडब्ल्यूएस, उनका प्राइवेट डॉक्यूमेंट हो गया। और ऐसे ही जो एजेंसीज हैं जो कि प्राइवेटली ही डेटा कलेक्ट करती हैं, वो भी इसके अंदर आएगा। अब है कि डेटा तो सोर्स तो समझ आ गया। अब है टैब्यूलेशन एंड क्लासिफिकेशन, कि डेटा जब आया तो उसको आप टेबल में अरेंज करके रखेंगे, राइट। तो रॉ डेटा को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो पहला आया डेटा, प्राइमरी या सेकेंडरी, उसको सिर्फ हम क्या कहेंगे, रॉ डेटा। हो सकता है उसका जो उसमें अरेंजमेंट हो वो कॉम्प्रिहेंसिव नहीं हो, उससे आप कुछ मीनिंग ना निकाल पाए। तो सबसे पहले आप एक टेबल बनाते हैं जिसको स्टैटिस्टिकल टेबल कहते हैं। उसमें सिस्टमैटिक अरेंजमेंट में डेटा कॉलम्स एंड रोज में होता है, जिसको आप बोलते हैं मैट्रिक्स, राइट। वो मूवी वाली मैट्रिक्स, राइट, वही चीज है मैट्रिक्स, बेसिकली अरेंजमेंट ऑफ एवरीथिंग इन रोज एंड कॉलम्स, नंबर्स में, राइट। तो ये चीज है, ऑर्डरली मैनर में मिनिमम स्पेस लेके आप बनाते हैं। तो डेटा कंपाइलेशन एंड प्रेजेंटेशन जब करते हैं तो उसमें एक चीज है रॉ डेटा, जिसको एब्सोल्यूट डेटा भी कहते हैं। जैसे आप ये टेबल देखिए यहाँ पे, राइट। अब ये यूनियन टेरिटरीज 2011 सिलेक्टेड स्टेट्स का पर्सन्स, मेल्स एंड फीमेल्स का डेटा है, राइट, स्टेट वाइज दिया हुआ है यहाँ पे। अब सिंपली आपको मैं ये डेटा दे दूं तो ये कितना भारी भरकम डेटा नजर आ रहा है, राइट। अब इसी डेटा को यूज करके जब आप चीजें करेंगे तो आपको समझ आएगा कि यहां पे सेक्स रेशियो निकाला जा सकता है, फीमेल्स और मेल्स का डेटा है तो, राइट। तो ये चीजें हैं जो आपको फर्दर अंडरस्टैंड करना है। तो जैसे परसेंटेज या रेशियो, राइट, ये यहां से कंप्यूट होगा जो भी मैंने आपको बताया। तो देखिए लिटरेसी रेट निकाल सकते हैं, टोटल लिटरेट्स बाय टोटल पॉपुलेशन इनटू 100। तो यहाँ पे देखिए लिटरेसी रेट का डेटा अब आपको, अब ये डेटा कितना इंपॉर्टेंट हो गया, ये आपको क्लैरिटी से बता रहा है कि 51 में कितना था, 18.33 था, 2011 में 73 हो गया हमारा। तो हम कितना आगे बढ़ गए, राइट, ऑलमोस्ट 5 टाइम, 4 टाइम्स हम आगे बढ़ चुके हैं, राइट। तो ये चीजें आपको समझ में आया तो मीनिंग आया इसमें। ऐसे ही इंडेक्सिंग करते हैं, इंडेक्स नंबर्स बनाते हैं, कि अगर वेरिएबल या ग्रुप है जहां कंपैरिजन करना है, कंपैरेटिव एनालिसिस करना है, तो आपको 2 टाइमलाइन में कंपेयर करना है, तो आप क्या करेंगे, इंडेक्सिंग करेंगे। जैसे लोकेशन, इंडस्ट्रीज, सिटीज, कंट्रीज का डेटा। अब देखिए कॉमनली यूज मेथड, जैसे करंट ईयर और बेस ईयर का ले लिया और उसको 100 से मल्टीप्लाई करके इस तरीके से समेशन करके यूज करते हैं, इंडेक्सेस बनाते हैं। तो देखिए इंडेक्स नंबर्स कैसे यहाँ पे कैलकुलेट किया गया है, इंडिया इकोनॉमिक ईयर बुक का डेटा दिया गया है। तो ये भी तरीके हैं। फिर आता है डेटा का प्रोसेसिंग। अब टैब्यूलेशन और क्लासिफिकेशन जब हो गया तो ग्रुपिंग और उसके बाद प्रोसेसिंग ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो जब आप प्रोसेस करेंगे तो उसमें सबसे पहले ग्रुपिंग सही होनी चाहिए डेटा की, राइट, उसका अरेंजमेंट ठीक होना चाहिए। तो इसमें आप क्या करेंगे, क्लासेस बनाते हैं। अब क्लासेस कैसे बनाएंगे और क्लास इंटरवल क्या रखेंगे, तो वो आपको देखना पड़ेगा रेंज ऑफ डेटा, कि इसमें लोएस्ट वैल्यू क्या है, हाईएस्ट वैल्यू क्या है। अब यहां पे लोएस्ट वैल्यू 02 है और हाईएस्ट वैल्यू अगर आप देखिए तो 96 दिया गया है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो 96 है वो हाईएस्ट वैल्यू है। तो अगर 0 से 96, 0 to 96 है, तो आप रफली 0 to 100 वाला देख सकते हैं क्लास में, तो 10 क्लासेस में बांट सकते हैं, वही यहाँ पे किया गया है। और जब 10 क्लासेस में बांटते हैं तो ग्रुपिंग करके आप क्या करते हैं, इस तरीके से अरेंज करते हैं कि ग्रुप हो गया न्यूमेरिकल, ऑफ रॉ डेटा, कितना कितना 0 to 10 में कितना डेटा है, तो इसको टैली मार्क्स से जितना होता है उतने मार्क्स मारते हैं और फिर नंबर ऑफ इंडिविजुअल यहाँ पे डालते हैं। अब ये नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो है इसी को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, राइट, यहां से आ गया वर्ड फ्रीक्वेंसी। तो देखिए प्रोसेसिंग और क्लासिफिकेशन में जो है ये फोर एंड क्रॉस मेथड जो है ये यूज करते हैं, कि जब 4 तक तो ठीक है, उसके बाद पांचवें के लिए एक क्रॉस यूज कर देते हैं, फिर सिक्स यहाँ आएगा, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, फिर 10th के लिए क्रॉस करते हैं। ये फोर एंड क्रॉस मेथड जो है बहुत पुराना मेथड है, इसको यूज किया जाता है, राइट। आई एम श्योर अगर आप क्लास में देख रहे होंगे, प्रैक्टिकल करेंगे तो ये समझाया भी जाएगा आपको ऐसे करना है, राइट। तो ये सब बहुत बेसिक पुराने तरीके हो गए। अब तो लोग जो कंप्यूटराइज्ड यूज कर रहे हैं वो तो अब डेटा फीड करते हैं और बटन दबाते हैं तो एनालिसिस हो जाता है, राइट। बट ये पुराने तरीके हैं इसको रिप्रेजेंट करने का। अब फ्रीक्वेंसी की बात हमने की, तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन अ ग्रुप, उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, उनका अकरेंस कितना है। तो इसमें दो फ्रीक्वेंसीज है, एक सिंपल फ्रीक्वेंसी है, जैसे देखिए 0 to 10 में 4 है, 10 to 20 में 5 है। लेकिन इसी को जब आप समेशन करेंगे आगे तो सिंपल को हम क्या करते हैं, क्या करते हैं, क्यूमुलेटिव करते हैं। क्यूमुलेटिव मतलब एक को अगले में जोड़ा, फिर ये वैल्यू आया, तो 4 है यहाँ, फिर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 5 है, तो 4 और 5 मिलके अगले का हो गया 9, फिर 5 और 9 हो गया 14, फिर 7 और 14 हो गया 21। ऐसे करते करते आप
समेशन करते हैं फाइनल। तो ये है, अब ये 60 जो है ये इसका भी फ्रीक्वेंसी का एन वैल्यू है। अब ये एन वैल्यू और एफ वैल्यू, समेशन वैल्यू, ये जितना भी आप देख रहे हो ये फॉर्मूलाज में यूज होता है, इसलिए इस तरीके से बताया गया है यहाँ पे कि समेशन एफ निकालिए इंडिविजुअल्स का, इस तरीके से आप कैलकुलेट करिए। तो इसमें दो मेथड है, एक एक्सक्लूसिव मेथड है, एक इंक्लूसिव मेथड है। इंक्लूसिव में जो आपका हायर वैल्यू है क्लास का वो उसी में इंक्लूड हो जाता है, इसमें एक्सक्लूड हो जाता है। जैसे 0 and under 10, यानी 10 के नीचे 10 नहीं होगा इसमें इंक्लूड, तो ये एक्सक्लूड हो गया, इसीलिए हो गया एक्सक्लूसिव। तो देखिए 10 and under 20, इसमें 20 इंक्लूड नहीं है, राइट, 20 अगले वाले में इंक्लूड होगा। तो ये एक्सक्लूसिव क्लासेस बना के आप कर सकते हैं, या इंक्लूसिव मेथड से करेंगे तो यहाँ पे अपर लिमिट जो है वो उसी ग्रुप में है, तो 0 to 9, फिर 10 to 19, राइट, तो ये 19 तक, फिर 20 से शुरू होगा और 29 तक, राइट। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव दोनों फॉर्म्स हैं, आप जिस तरह से करना चाहें और जहां जरूरत जैसी लगे। अब आता है इसी का, अगर पॉलीगन शेप में रिप्रेजेंट करना हो डेटा को, तो इसमें आप देखेंगे एक शब्द यूज किया जाता है, ओजाइव कर्व्स बनाते हैं और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स बनाते हैं। तो पॉलीगन्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, राइट। तो इस तरीके से हम बनाते हैं तो हमारे को पता लगता है कि कौन से क्लास में सबसे हाईएस्ट है फ्रीक्वेंसी, राइट, उसका अकरेंस। और इसमें जो सेंट्रल पॉइंट्स हैं इसको जब आप जोड़ दोगे ऐसे एक लाइन से, राइट, फ्री हैंड, तो इसको, ये जो एक कर्व ऐसे फ्री हैंड ड्रॉ कर रहे हैं, इस कर्व को ओजाइव कहते हैं। अब ये जो वर्ड है ओजाइव, इसका पुराना लैटिन और फ्रेंच से आता है, इसका मतलब सिंपली होता है आर्च, राइट। ओजाइव का मतलब क्या होता है? आर्च। तो ये ओजाइव जो है ये, इसमें भी दो मेथड है, मोर देन एंड लेस देन मेथड है, राइट। तो मोर देन ओजाइव एंड लेस देन ओजाइव क्यों यूज करते हैं? तो इसमें आप देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट सा चीज आपको मिलेगा कि जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में लेस देन मेथड होता है तो डेटा कैसे यूज करते हैं? लेस देन 10 कितना है, लेस देन 20 कितना है, राइट। तो यहाँ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यूज होता है, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी नहीं यूज होता, ध्यान रखिए ओजाइव में। और जब इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से अपवर्ड ग्रोइंग ग्राफ होगा, राइट। तो ये क्या है? लेस देन हो जाएगा, इसमें वैल्यूज लेस देन है, यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेन्ड वाला देखिए। लेकिन इसी को अगर मोर देन करेंगे तो आपको वैल्यू इस तरीके से सेट दिखेगा, राइट। तो ये लेस देन और मोर देन में, तो मोर देन 0 में तो पूरा ही हो गया, राइट, ठीक उल्टा हो गया। और दोनों को अगर कंपेयर करें तो आपको इस तरीके से कुछ ग्राफ दिखेगा। तो ये लेस देन और मोर देन वाली जो वैल्यूज है वो इस तरीके से रिप्रेजेंट की जाती है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो डेटा के सोर्स, उसके वेरियस टाइप्स, उसके बाद डेटा का प्रोसेसिंग, कंपाइलेशन, रिप्रेजेंटेशन, ये कुछ मेथड्स, ये सब इस चैप्टर में दिया गया है। वैसे ये बहुत बेसिक दिया गया है, इससे बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत होती है एक्चुअल रिसर्च करने के लिए। लेकिन कम से कम इतना जरूर आप समझ लीजिए, इन बेसिक्स पे अगर आप अच्छा रखेंगे अपना ग्रिप, तो आपका फ्यूचर बहुत अच्छा रहेगा अगर आप किसी भी रिसर्च फील्ड में जा रहे हैं जहां डेटा और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन निकालने की जरूरत है, राइट। सो ऑल द बेस्ट विशेस, और मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब। टेक गुड केयर।